नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में पुनः आप सबका अभिनंदन है। सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 हम लोगों ने फिनिश किया था। आज हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 3 का लास्ट पोर्शन रिवाइज कर दें, जिससे लेक्चर 3 और 4 में कोऑर्डिनेशन और कंटिन्यूटी बनी रहे। तो देखिए भाई, पिछले टर्न पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं। पहले नंबर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरे नंबर पर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है उसको हम सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होता है उसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 पार्ट होते हैं, फेज सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। फेज सेंटर्ड में मैंने कहा था कि ऐसा यूनिट सेल, ऐसा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें कार्नर्स पर एटम तो हों, उसके साथ साथ उसके फेसेस के सेंटर पर हों। बॉडी सेंटर में मैंने कहा था कि कार्नर्स पर एटम हो, उसके सेंटर में भी एक एटम होना चाहिए। फिर मैंने बेस या एंड सेंटर में कार्नर पर एटम तो प्रेजेंट हो, इसके अलावा 2 अपोजिट फेजेस पर एटम्स प्रेजेंट हो। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कार्नर्स एज वेल एज एट एनी 2 अपोजिट फेजेस। तो देन वी सेड दैट दिस यूनिट सेल इज द फेज सेंटर, दिस इज द एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि फेज सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल हैं, उन यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, हम लोगों ने उसको डिटरमाइन किया था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो हम लोगों ने ये पाया था, देखिए हम लोगों ने निकाला था कि जो हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में बॉडी सेंटर्ड और फेज सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर में हम लोगों ने क्या कहा था कि 8 × 1/8 और क्या +1 = 2। फेज सेंटर्ड में हम लोगों ने क्या कहा था 8 × 1/2, 8 × 6 × 1/2 = 4। एंड सेंटर्ड ये इसी है, एंड सेंटर्ड में 8 × 1/8 + 2 × 1/2 तो = ये हो गया 2। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये नीट के और जेई के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बीसीसी, तो 2 जवाब है। नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी फेज सेंटर्ड, तो 4 आपका आंसर है। एंड सेंटर्ड में 2 है। तो चलिए भाई, हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं पुनः एक बार। आज के लेक्चर को यहाँ से आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ना है हम लोगों को कि किसी भी यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, उन्हीं को हम कहेंगे लैटिस पॉइंट्स। तो किसी भी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कार्नर पर रखे जा सकते हैं, एजेस पर रखे जा सकते हैं, फेसेस पर रखे जा सकते हैं, बॉडी के अंदर रखे जा सकते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा किसी भी यूनिट सेल में। तो हेडिंग यही है भाई। इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो पिछले लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट किया है, यही चीज़ें पुनः एक बार दूसरे नाम से उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम लोग लिखने चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी उसका दूसरा स्वरूप जो हम पढ़ने चल रहे हैं आज के लेक्चर में पूछ सकता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स इन 1 क्यूबिकल यूनिट सेल। तो ये हेडिंग है कंट्रीब्यूशन ऑफ, हेडिंग डाल दीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ CONTRIBUTION, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट क्या है भाई, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स in one cubical यूनिट सेल। ये आपकी हेडिंग है आज की, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स इन 1 क्यूबिकल यूनिट सेल। जो किसी भी क्यूबिकल यूनिट सेल में यूनिट सेल के डिफरेंट प्लेसेस पर जो लैटिस पॉइंट रखे जाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस यूनिट सेल में आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
तो पहले नंबर पर कंट्रीब्यूशन, पहले नंबर पर हम क्या लेंगे, फर्स्ट नंबर पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वन कार्नर लैटिस पॉइंट्स। देखिए भाई, सबसे पहले नंबर पर पहली हेडिंग डालिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, कंट्रीब्यूशन छोटी हेडिंग है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर COR कार्नर लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, ये छोटी हेडिंग है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट, मतलब कोई भी क्यूब है फ्रॉम वन कार्नर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट, वन कार्नर लैटिस पॉइंट। तो देखिए भाई, कार्नर पर एटम है, यहाँ इसके आप डिफिनीशन में अगर देखें तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट, तो एक क्यूब मैं बना लेता हूँ। तो मैंने एक क्यूब बना लिया, सिमेट्रिकल क्यूब। जितनी बार आप क्यूब बनाएंगे आप उतने ही परिपक्व होंगे, उतने मेच्योर होंगे, उतना ही अच्छी सिमेट्री होगी, उतना ही ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस, तो इसका मतलब एटम कहाँ पर होंगे, अगर कार्नर लैटिस पॉइंट है, इसका मतलब ये लैटिस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं भाई, लैटिस पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, PARTICLES, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट। ये देखिए यही है, कार्नर है सब, ये सब कार्नर है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये बताइए भाई, ये एटम जो कार्नर पर है, ये भी कार्नर पर, ये भी कार्नर पर, ये सारे कार्नर पर है। तो जब हम ये दूसरे वाले यूनिट सेल्स इसको अटैच करेंगे, कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने बताया था, तो ये एटम इधर से, इसके पीछे साइड से, इसके पीछे साइड से, इसके ऊपर से, कुल मिला के इसके कितने पोर्शन होंगे, इसके कितने पोर्शन, इसके कितने पोर्शन होंगे 1/8, इसका कितना पोर्शन 1/8, इसका 1/8। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कार्नर पर रखा हुआ एटम, कार्नर पर रखा हुआ एटम इस यूनिट सेल को कितना देगा। तो ये जो पूरा एटम दिख रहा है आपको, ये पूरा एटम इसके पक्ष में नहीं आएगा, वो इसके फेवर में नहीं है, इसके कई पार्ट हैं। कई पार्ट का मतलब ऐसे एक पार्ट इधर, 2 3 4 5 6 7 8, इसके फेवर में यही आएगा 1/8, इसके फेवर में ये वाला पोर्शन आएगा। तो क्या हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन कार्नर लैटिस पॉइंट कितना है, एक कार्नर पर रखा गया जो लैटिस पॉइंट है वो कितना पे करेगा, इसको 1/8 पे करेगा। तो आप लिख सकते हैं 1/8, क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं ना। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है 1/8। शेयर्ड इन 8 आइडेंटिकल, कब ऐसा है कि जब ये और ये शेयर्ड इन 8 आइडेंटिकल क्यूब्स, शेयर्ड इन 8, शेयर्ड इन 8 आइडेंटिकल, IDENTICAL आइडेंटिकल क्यूब्स, शेयर्ड इन 8 आइडेंटिकल क्यूब्स। चलिए भाई नेक्स्ट करिए। अब हमने देखा कि पहले नंबर पर कार्नर पर रखा गया लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो आपने कहा कि सर वो 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरे नंबर पर कोई लैटिस पॉइंट या कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कहाँ रखा गया, फेसेस पर रखे गए हैं, तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, फेस सेंटर्ड मतलब फेसेस पर रखा गया हो। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ पर एटम, यहाँ एटम, यहाँ यहाँ, और फिर उसके बाद कहाँ फेसेस पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फेस के बीचों बीच ना। तो चलिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड, नेक्स्ट हेडिंग सेकेंड नंबर पे दूसरा कंट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। जैसे पहले हेडिंग आपने अभी डाला छोटी हेडिंग, वैसे फिर डाल दीजिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेकेंड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन
फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। तो भाई इसके नाम से स्पष्ट है कि फेस सेंटर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कार्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे। फेस सेंटर्ड है तो भी यहाँ कार्नर पर एटम है, मैंने फटाफट रख दिया, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया। अभी देखिए इसके नाम से स्पष्ट है फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। फेस, तो फेसेस कौन कौन सी हैं, ये देखिए फेसेस कौन कौन सी हैं। फेसेस ये हैं, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ इसके 8 कार्नर्स हैं, 8 कार्नर पर एटम। इसके अलावा फेसेस पर, इसके फेस पर, फिर यहाँ पर, फिर नीचे, फिर इस साइड, फिर फेसेस पर। तो फेस तो यही है ना, ये क्या है, ये फेस है, इस साइड वाला, इस वाले फेस पर मैं ले रहा हूँ, इस वाले फेस पर, दिस फेस पर, ये यही फेस मैं ले रहा हूँ। तो इसका फेस सेंटर्ड यही ना, इसका फेस सेंटर्ड यही ना। तो ये बताइए इस साइड से अगर कोई क्यूब आएगा तो ये जो एटम इस फेस पर है उसके साथ शेयर करेगा ना, उसके साथ शेयर करेगा। तो उसके साथ जब शेयर करेगा तो ये जो एटम फेस पर है इसके रेस्पेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इसके रेस्पेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। भाई यहाँ पर जो एटम आपको पूरा दिख रहा है 1, जब इधर से कोई यूनिट सेल आएगा इस फेस पर आके अटैच होगा, इस पर चिपकेगा, तो इसका आधा एटम उस पर चला जाएगा ना, इसका आधा एटम उधर जाएगा, उस पर शेयर करेगा। और इनके रेस्पेक्ट में कितना आएंगे, इनके संपर्क में या इनके पक्ष में कितना एटम का हिस्सा आएगा, 1/2। तो वहीं पर यही चीज यहां लिखना है कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 1/2, 1/2 फेस पर। इसीलिए तो आपने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड में, तो आपने कहा था 6 इंटू, चूंकि कितनी फेसेस हैं 6, और एक फेस पर रखा गया एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को, 1/2 करता है। चूंकि उसका आधा 1/2 वो दूसरे जो उससे आकर के अटैच होने वाला यूनिट सेल है, सिमिलर आइडेंटिकल यूनिट सेल जो उससे आकर अटैच हो रहा है, आधा एटम इसके कंट्रीब्यूशन में, आधा एटम का पार्ट उसके कंट्रीब्यूशन में, उसके पार्ट उसके हिस्से में जाएगा। तो आपने कहा था ना कि 6 × 1/2 इज इक्वल टू कितना 3, और एक 8 × 1/8 वाला आपने ऐड कर लिया था, 8 × 1/8 और इधर प्लस, तो ये वैल्यू हो गई थी 4। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितना है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2। और इसमें कितने, देखिए बिल्कुल इसी के जैसा दूसरा आइडेंटिकल यूनिट सेल इधर से अटैच होने आ रहा है ना, तो शेयर्ड विथ 2 आइडेंटिकल यूनिट सेल्स, शेयर्ड विथ 2 आइडेंटिकल यूनिट सेल, शेयर्ड विथ 2 आइडेंटिकल यूनिट सेल। तो हमने पहले नंबर पे पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कार्नर पॉइंट लैटिस पॉइंट, कार्नर पर रखे गए जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपने कहा 1/8। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन फेस सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, इस फेस पर रखे गए जो एटम हैं उनके द्वारा 1/2। और अब तीसरे नंबर पर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर्ड या एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। थर्ड नंबर पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, थर्ड नंबर पे कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, हेडिंग डालिए तीसरे नंबर पे एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम CONTRIBUTION, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर्ड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज EDG, एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, POINT, एक छोटी हेडिंग है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट का मतलब
एज सेंटर लैटिस पॉइंट समझने का प्रयास करिए भाई। मैंने बताया था उस दिन, कोई एक क्यूब है, क्यूब की विशेषता मैंने बताई थी ना, उसमें एजेज कितने, ये देखिए एज, ये सब क्या हैं, ये सारे एजेस हैं। ये क्या है, एज, ये क्या है, एज, यहाँ से यहाँ तक की जो ये सब एज, ये एज कितने एज हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेज। उस दिन मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया था, टोटल नंबर ऑफ एजेज, किनारे कितने हैं, एज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस किसी क्यूब में कितने होते हैं, 12। अरे आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं। अगर यहाँ पर देखें, ऐसे देखें आप, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे, एजेस कितने, ये आपका क्यूब है, एक एज ये, दूसरा एज ये, तीसरा एज ए, यही ना, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और फिर ऐसे ऐसे वाले आप जोड़ लेंगे तो टोटल 12 एजेस आपको मिलेंगे। तो ये बताइए, अगर एज पर रखा गया, अगर किसी एज पर रखा गया आइटम है, देखिए यहाँ एज पर ये रखा, ये यहाँ एज पर रखा गया ना, तो एज पर रखा गया तो एक बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से इधर से आएगा, फिर इसके ऊपर से आएगा, इसके ऊपर से आएगा। तो ये जो एज पर रखा गया आइटम है, इस वाले यूनिट सेल जो आइडेंटिकल यूनिट सेल है, इसके साइड से आ रहा, उसके एज से शेयर करेगा, और यही यूनिट सेल इसी तरह का बिल्कुल आइडेंटिकल इसके ऊपर से आएगा तो उसके एज से शेयर करेगा, और इसी तरीके से आइडेंटिकल यूनिट सेल इधर से आएगा तो उससे भी वो शेयर करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रखा गया कोई एटम, यहाँ पर रखा गया कोई एटम है, यहाँ इसके एज पर, तो कितने से शेयर करेगा, इज इक्वल टू 1/4। कितने से, 1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एज सेंटर्ड लैटिस पॉइंट दैट इज 1/4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो शेयर्ड इन 4 आइडेंटिकल क्यूब, ये कैसा है, कैसा शेयर मैंने बताया, जब 4 आइडेंटिकल क्यूब से शेयर होगा तो इस यूनिट सेल के फेवर में, इस यूनिट सेल के पक्ष में ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये करेगा 1/4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं शेयर्ड इन, SHARED, शेयर्ड इन 4 आइडेंटिकल क्यूब्स, शेयर इन 4 आइडेंटिकल क्यूब्स, शेयर इन 4 आइडेंटिकल क्यूब्स। 4 आइडेंटिकल क्यूब जब शेयर करेंगे तो किसी एज पर रखा गया, उसके सेंटर, एज के सेंटर पर रखा गया एटम 1/4 उस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट। बॉडी सेंटर का मतलब कार्नर पर तो एटम हो ही हूँ, इसके अलावा कहाँ हो, उस बॉडी के सेंटर में हूँ। तो चलिए नेक्स्ट डालिए 4th नंबर पे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम CON TRIBUTION, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 बॉडी सेंटर्ड, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। चलें, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 बॉडी सेंटर्ड लैटिस पॉइंट। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड वो यूनिट सेल होता है जिसमें कार्नर पर तो एटम हो ही हो, कार्नर पर तो प्रेजेंट ही हो, इसके अलावा ये कार्नर है, ये भी कार्नर है। मैंने बताया था किसी भी क्यूब में कार्नर की संख्या 8 होती है, ये कार्नर पर एटम है तो इसलिए ये कार्नर पर मैंने फटाफट बना दिया। इसके बाद ये क्या करें, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर का मतलब इस बॉडी के बीचों बीच, मतलब इस क्यूब के बीचों बीच बॉडी में, तो यहाँ पर कहाँ है ये एट द सेंटर ऑफ बॉडी, एट द मिडिल ऑफ बॉडी, एट द मिडिल ऑफ बॉडी या यूनिट सेल, बॉडी या यूनिट सेल के मिडिल में है। तो ये बताइए कि कितना कंट्रीब्यूट करेगा भाई, ये क्या किसी से शेयर करेगा, ये तो बिल्कुल यूनिट सेल के बीचों बीच है, तो ये न बाएं वाले से शेयर करेगा, न दाहिने तरफ के यूनिट सेल जो आ रहा है उससे शेयर करेगा, न तो ऊपर वाले यूनिट सेल से, न नीचे वाले, न पीछे वाले, न आगे वाले, ये शेयर वेयर नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा।
जैसे आपने कार्नर पर रखे वाले से कहा कि कार्नर वाला अगर एटम है तो 1/8 देगा, फेस पर रखा गया एटम है तो एक यूनिट सेल जिस पर है उसको 1/2 देगा, एज पर है तो जिस यूनिट सेल पर वो है उसको 1/4 देगा। उसी तरीके से अगर बॉडी के अंदर कोई एटम है तो उस यूनिट सेल को पूरा का पूरा देगा, कहेगा भाई मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, घर के अंदर हूँ, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है, एज ए होल मेरा जो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे प्रति वो पूरा 100% है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 1 कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन बॉडी सेंटर लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 1। इट इज प्रेजेंट इनसाइड, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज प्रेजेंट इनसाइड, इट इज प्रेजेंट इनसाइड आर एट द सेंटर ऑफ, it is present inside or at the center of body या यूनिट सेल। जैसा कि आपने सब में लिखा था नीचे ब्रैकेट में, इसमें भी आपने नोट कर लिया। तो भाई हम लोगों ने ये पाया कि अगर हमारे पास कार्नर पर रखा गया एटम है तो 1/8 होगा, फेस पर रखा गया है तो 1/2 होगा, एज पर रखा गया एटम है तो 1/4 होगा, सेंटर में रखा गया एटम है तो पूरा का पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा। पिछले टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, 14 टाइप ब्रेवाइस लैटिसेस हैं। आज हम लोग सोच रहे हैं कि उसी बेसिस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन किया जाए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं कि द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ ए गिवन क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी से जवाब दीजिएगा। द लैटिस पैरामीटर्स, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन, द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ ए गिवन क्रिस्टल, द क्वेश्चन द लैटिस पैरामीटर, द लैटिस पैरामीटर्स, द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ ए गिवन क्रिस्टल, of a given crystal, the lattice parameters of a given crystal are A is equal to given crystal are as, चलिए भाई इसमें A is equal to 5.71 एंगस्ट्रॉम and B is equal to 7.48 एंगस्ट्रॉम and C is equal to 9.31 एंगस्ट्रॉम, फुल स्टॉप, 31 एंगस्ट्रॉम and the three coordinate axis, the three coordinate axes are mutually perpendicular to each other, MUTUALLY. The lattice parameters of a given crystal are as A is equal to 5.7 angstrom, B is equal to 7.48 angstrom, C is equal to 9.31 angstrom. The three coordinate axes are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. The crystal is, then the crystal is, चार ऑप्शन। पहले नंबर पे ट्राइक्लिनिक, TRICLINIC। दूसरे नंबर पर ट्राइक्लिनिक के बाद दूसरे नंबर पे आर्थोरोम्बिक, ORTHO, रोहोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। सी नंबर पे मोनोक्लिनिक और डी नंबर पे हेक्सागोनल, HEXAGONAL। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
तो द लैटिस पैरामीटर्स ऑफ ए गिवन क्रिस्टल आर एज ए इज इक्वल टू 5.7 एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। पहले समझिए प्रश्न को। कोई लैटिस पैरामीटर, मैंने आपको बताया था कि किसी भी यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के 6 पैरामीटर हैं। पहले नंबर पर 3 पैरामीटर जिसको हम एज लेंथ कहते हैं, जिनको हम ABC से डिनोट करते हैं। दूसरा पैरामीटर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, जिसको हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए दोनों बातें जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लैटिस पैरामीटर के, ABC इन्होंने दिया है। और अल्फा बीटा गामा के बारे में कहा है कि द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ भाई? वो आपस में एक दूसरे से कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब A इज इक्वल टू 5.71 एंगस्ट्रॉम, 5.71 एंगस्ट्रॉम। चलिए B इज इक्वल टू 7.48 एंगस्ट्रॉम, C इज इक्वल टू 9.31 एंगस्ट्रॉम। तो ये बताइए क्या, और अल्फा बीटा गामा तीनों क्या कह रहा है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, 90 है। तो ये बताइए A की वैल्यू क्या B के बराबर है? क्या B? तो इसका मतलब हियर A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। तो याद करिए कल मैंने 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको बताए थे ना, CTO MTHR, CTO MTHR, यही बताया था ना। क्यूबिक में हमने क्या बताया था? क्यूबिक में कहा था A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, यही कहा था ना। फिर टेट्रागोनल में क्या कहा था? टेट्रागोनल में एक कट किया, इधर से कट करना शुरू करेंगे, नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक A, अब दोनों कट करेंगे, A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो ये बताइए यहाँ पर अल्फा A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो क्या इससे मैच कर रहा है क्या जी? ये यहाँ पे देखिए A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में बराबर है और 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सही है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही किया जाए? ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? ये कैरेक्टरिस्टिक है आर्थोरोम्बिक की। तो इसमें ऑप्शन नंबर A तो ट्राइक्लिनिक है, ऑप्शन नंबर B क्या है? आर्थोरोम्बिक। तो इसमें सही कौन सा होगा? सही होगा B वाला। B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे भी आपको दे सकता है, डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा ना दे करके आपसे कह सकता है कि वो जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हैं। तो लेकिन आपको कॉन्शियस रहना होगा कि ये प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। इसी टाइप के प्रश्न नीट में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, सॉलिड स्टेट से 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हमने पढ़ाया। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रागोनल, TETRAGONA, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, tetragonal crystal system has the following tetragonal crystal system has the following unit cell dimensions, has the following unit cell dimensions, DIMENSIONS। 4 ऑप्शन टेट्रागोनल। पहले नंबर पे ए नंबर A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90। चलिए B नंबर पे A इज इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C,
अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। सी नंबर पे यहाँ पे आप डबल नॉट कर दीजिए और यहाँ पर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। और डी नंबर पर ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, कट कट कट, ट्राई क्लीन। ये देखिए, चलिए भाई प्रश्न देखिए, 4 ऑप्शन इसमें से। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस। नाम दे दिया, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम आपसे पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है टेट्रागोनल। कौन सा? टेट्रागोनल। तो मैंने आपको CTO MTHR बोलते रहिए मेरे साथ, CTO MTHR CTO MTHR CTO MTHR। तो C माने क्यूबिक, फिर क्या? T माने टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, और O माने आर्थोरॉम्बिक। तो क्यूबिक में तो मैंने कहा था कि A B C तीनों बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 होंगे। टेट्रागोनल में एक कट करेंगे ना राइट साइड से, A बराबर B नॉट इक्वल टू C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो चलिए भाई ये देखिए क्या पूछ रहा है, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में A बराबर B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। तो A बराबर B बराबर नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या? 90। तो ये कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा सही है इसमें? सी, जहां पर ए बी के बराबर है लेकिन सी के बराबर नहीं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, वेरी नाइस क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं और नीट का बहुत प्रबल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आए इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट्स, इन ए फेस सेंटर्ड, इन ए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन इन ए फेस सेंटर्ड, in a face centered cubic arrangement, in a face centered cubic arrangement, in a face centered cubic arrangement of A and B atoms, of A and B atoms, ठीक है, B एटम्स, A एटम्स, A एटम्स, A एटम्स, A एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, A एटम्स आर एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एंड B एटम्स एट द फेस सेंटर्स, एंड B atoms at the face centered, and B atoms at the face centers. One of the A atom is missing. यहाँ पर one of the A atoms, one of the A atoms is missing from their position, is missing from their position. The simplest formula of the compound is, the simplest SIMPLEST, the simplest formula of the compound is 4 ऑप्शन। पहले नंबर पर A7B3 4 ऑप्शन, A7
B3, बी नंबर पे AB3, AB3, सी नंबर पे A7, B24 और डी नंबर पर A24 और B7, A24, B7। तो चलिए भाई A24 या B17 कर दीजिए। इफ इन ए फेज सेंटर्ड, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन ए फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A एटम्स एंड B एटम्स, मतलब कि कोई फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है। फेज सेंटर्ड का मतलब कि एटम कार्नर पर भी हैं, कार्नर के अलावा जो यूनिट सेल के फेसेस हैं, मतलब कि जो यूनिट सेल के फेसेस हैं, ये देखिए यहाँ पर एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम, जो 8 कार्नर हैं, एटम वहाँ तो है ही है। इसके अलावा एटम कहाँ है? इसके अलावा एटम फेसेस पर है, चूँकि फेज सेंटर्ड है। तो यहाँ इसके सेंटर में, यहाँ इसके सेंटर में, यहाँ इसके सेंटर में, यहाँ सेंटर में, यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, तो ये सब इसको सेंटर में है। तो चलिए भाई पहले हम लोग इस प्रश्न का सलूशन देखें कि कैसे इसको सॉल्व होगा। तो हमारा पहला काम है कि हम एक सिमेट्रिकल क्यूब बना लें। तो एक सिमेट्रिकल क्यूब हमने बना लिया। दिस इज द सिमेट्रिकल क्यूब, ओके, दिस इज द सिमेट्रिकल क्यूब, ये सिमेट्रिकल क्यूब है। दिस इज द सिमेट्रिकल क्यूब, ये सिमेट्रिकल क्यूब है, ओके। इन ए फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, इन ए फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट, ये है ना। तो चलिए भाई, फेज सेंटर का मतलब यहाँ कार्नर पर तो होना ही होना है, कार्नर पर तो होने होना है। ये देखिए कार्नर है, ये भी कार्नर है, ये भी कार्नर, ये भी कार्नर, ये कार्नर, और फिर ये 8 कार्नर है, तो इस पर सब एटम। अब इसके अलावा कहाँ होंगे? इन ए फेज सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ A एंड B एटम्स। A एटम्स आर प्लेस्ड एट द यूनिट सेल एट द कार्नर ऑफ यूनिट सेल। जो A एटम है, मतलब ये A है, 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 ये A, ये A, ये सारे एटम क्या है? A हैं। और B एटम्स एट द फेज सेंटर। तो चलो भाई, B एटम बेचारे कहाँ हैं? फेसेस पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर अपनी तरफ वाले फेस पर, यहाँ पर, तो ये सारे फेसेस पर हैं, ये सेंटर पर, ठीक है ना। ये सब B है, ये सब क्या है? ये सब B है। तो चलिए और फिर आगे चलिए। इफ A एटम्स इज मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, ये बेचारे जो 8 एटम दिख रहे हैं आपको कार्नर पर, उनमें से एक मिस हो गया। तो चलिए इसको हमने मिस कर दिया, ये मिस हो गया, ये अपने प्लेस से मिस है। ये देखिए, ये अपने प्लेस से क्या है? मिस। ये अपने प्लेस से क्या है? मिस हो गया। यहाँ से क्या है? मिस हो गया। ये क्या हो गया? मिस, मिसिंग हो गई। तो अच्छा, जब हमारे पास 8 कार्नर पर एटम थे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता था? तो देखिए 8 फॉर A एटम्स, फॉर द A एटम्स, फॉर A एटम्स, फॉर A एटम्स। अच्छा, A एटम कहाँ है? सारे कार्नर पर है ना। तो एक एटम इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 8 इंटू 1, एक एटम इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8, क्योंकि इधर से यूनिट सेल आएगा, इसके पीछे से आएगा, इसके ऊपर से आएगा। तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इसको, कि इस कार्नर पर या किसी कार्नर पर रखा गया एटम इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इस यूनिट सेल को 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा, इसका मतलब कि A एटम के लिए नंबर ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 8 इंटू 1/8 टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। भाई एक एटम इसको 1/8 देगा, दूसरा एटम इसको 1/8 देगा, तीसरा 1/8, तो टोटल है कितने? 8। तो कितने हो गए? 8 इंटू 1/8 ना। लेकिन भाई ध्यान दीजिए, यही कंफ्यूजन होता है, यही ट्विस्ट किया है कि मिसिंग, देखिए वन ऑफ द A एटम इज मिसिंग। तो ये जो 8 एटम आपको दिख रहे हैं, 8 नहीं है, ये 7 ही है। क्यों? एक मिस हो गया। तो जो एटम की संख्या आपने 8 लिखा है, यहाँ पर क्या है? तो फॉर A एटम्स, फॉर A एटम्स, तो क्या हो गया? ये 7/8 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये क्या है भाई? टोटल नंबर ऑफ
एटम्स पर यूनिट सेल। चलिए अब बी के लिए देखा जाए, फॉर बी एटम्स, फॉर बी एटम्स, बी एटम है कहाँ भाई, बी एटम है कहाँ, बी एटम है कार्नर पर है क्या, नहीं कार्नर पर नहीं है सर, एजेस पर है, नहीं सर फेसेस पर है, फेसेस के मिडिल में, यहाँ 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 और यहाँ, सब कहाँ है, ये देखो ये सब कहाँ है भाई, बी एटम फेसेस पर है ना, फेस पर। तो एक किसी फेस पर प्लेस्ड एटम जो होता है, रखा गया एटम, वो कितने फेसेस को शेयर करता है, 2 फेसेस को शेयर करता है। इसका मतलब ये एटम इस यूनिट सेल को 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरे वाले को भी 1/2 कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल फेसेस हैं कितनी, 6 फेसेस है और फेस सेंटर्ड है, तो सारे फेसेस पर एटम होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 × 1/2 इज इक्वल टू क्या हुआ 3, यही तो है। तो ए एटम कितने हैं 7/8, बी एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं 3 हैं। तो हमारे पास फार्मूला ए बी इसी से तो मिलके बना है, ए का वैल्यू 7/8, बी की वैल्यू 3। तो चलिए इसको सिंपल कर लिया जाए, 8 से मल्टीप्लाई कर दें क्या भाई, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो 7/8 है, जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा ना भाई, इससे मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इससे क्या हुआ कैंसिल, इससे कैंसिल, तो ये हुआ A7 और B कितना हुआ, B 8 × 3 24, A7 B24, A7 B24 कहीं दिख रहा है, यहाँ A7 B3 है, यहाँ AB3 है, यहाँ A7 B24। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई बहुत अच्छा प्रश्न था, अगर इस टाइप से प्रश्न आए तो आप लोग जरूर जिन चीज़ों को वो ट्विस्ट कर रहा है उसको आप सर्किल जरूर कर लीजिएगा। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा तो आप सर्किल ऐसे जरूर कर लीजिएगा, उस सर्किल से बार बार जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को तो आपका दिमाग वहाँ जाएगा कि इस पर हमको कॉन्शियस रहना है, इस पर हमको केयर करना है। तो कोई भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट था तो हमने बना लिया, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो कार्नर पर तो एटम रहेंगे ही रहेंगे, ये 2 एटम से मिलकर बना है ए और बी। ए की विशेषता है कि ये कार्नर पर है तो हमने रख लिया। दूसरी विशेषता एक ही है कि जो 8 कार्नर पर 8 एटम्स हैं उनमें से एक मिसिंग है तो मैंने मिस कर दिया। बी एटम मैंने फेसेस पर रख लिए, ये बी एटम सब फेसेस पर है। तो ए जो एटम है, नंबर ऑफ ए एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, तो अगर ये मिस ना होता तो आप कहते 8 × 1/8, लेकिन एक मिस हो गया तो बचे कितने एटम 7। तो हमने क्या किया 7 और एक एटम इस यूनिट सेल को 1/8 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 7 × 1/8 इज इक्वल टू 7/8। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ए के। बी के लिए 6 × 1/2 इज इक्वल टू क्या हुआ 3। तो ए को लिखा हमने 7/8, बी को लिखा हमने 3, तो 7/8 × 8, 8 से 8 से कैंसिल, 3 × 8, तो A7 B24, A7 B24 इज द राइट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं आपसे प्रश्न परीक्षा में। तो चलिए फिर से मैं कुछ क्वेश्चन आपको नीट के आए हुए प्रश्न कराता हूं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस द यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का प्रश्न है, ये आया हुआ है कई बार, सॉलिड स्टेट से ऐसे आसान प्रश्न आते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आप पूरे मनोयोग से और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे दिमाग के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, क्वेश्चन इन ए फेस सेंटर्ड, इन ए फेस सेंटर्ड, इन ए फेस सेंटर्ड, ये नीट का प्रश्न है भाई। इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली, ए यूनिट सेल
ए यूनिट सेल इज शेयर्ड, ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली by how many, shared by how many unit cells, how many unit cells, how many unit cells। चार ऑप्शन, 8 पहले नंबर पे ए 8, बी नंबर पे 4, सी नंबर पे 2, डी नंबर पे 6। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए भाई, इन ए फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स, शेयर्ड बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स, इज शेयर्ड बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स। इन ए फेज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स। तो एक फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। तो फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये देखिए मैंने फेज ले लिया, ये एक यूनिट सेल है। ये फेज सेंटर्ड का मतलब कार्नर पर तो एटम है ही है, इसके अलावा फेसेस पर है। तो ये बताइए कितने फेज पर भाई एक आइडेंटिकल यूनिट सेल इधर से आएगा तो इसके फेज को शेयर करेगा, इधर से आएगा, इधर से दूसरा यूनिट सेल आएगा, इधर से तीसरा, इधर से चौथा, इधर से पांचवा, इधर से छठवां। तो जितने फेसेस हैं उतनी डायरेक्शन से आइडेंटिकल यूनिट सेल आएंगे। तो कितने यूनिट सेल से ये शेयर करेगा? अरे भाई, अगर हम ऐसे फिगर बनाएं और ये फेस सेंटर्ड है, ये देखिए फेस सेंटर्ड कहाँ है, तो इसका मतलब कि फेसेस पर एटम होंगे, कार्नर पर तो होंगे ही होंगे। ये देखिए कार्नर पर हैं, ये कार्नर पर, इसके अलावा कहाँ फेसेस पर, यहाँ 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 हमारी तरफ, हमारे वाले फेस पर। तो ये देखिए इधर से जो यूनिट सेल आएगा वो शेयर करेगा 1 नंबर, जो इधर से आएगा वो शेयर करेगा 2 नंबर, जो नीचे से आएगा वो 3 नंबर, जो ऊपर से आएगा वो 4 नंबर, जो हमारी तरफ से जाके शेयर करेगा वो 5 नंबर, जो अपोजिट साइड से आएगा वो 6 नंबर। तो ध्यान रखिएगा भाई, कितने यूनिट सेल, इसमें ऑप्शन कितने यूनिट सेल को शेयर करेगा? फेज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल, यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल। तो ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 6, 6 यूनिट सेल हैं भाई, 6 यूनिट सेल से वो शेयर करेगा। ये नीट का बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ये आया हुआ है एक बार कंपटीशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इन फेज सेंटर क्रिस्टल, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफसीसी क्रिस्टल कंटेन्स, क्वेश्चन, the FCC crystal, the FCC CRYSTL, the FCC crystal contains, the FCC crystal contains, the FCC crystal contains how many atoms in, how many atoms, how many atoms in FCC crystal contains, the FCC crystal contains how many atoms per unit cell, per unit cell। 4 ऑप्शन ए नंबर पे, 4 ऑप्शन, पहले नंबर पे 8, बी नंबर पे 3, सी नंबर पे 4 और डी नंबर पे 2। तो फेज सेंटर क्रिस्टल है, एफसीसी का मतलब भाई क्या, एफसीसी का शॉर्ट फॉर्म फेज सेंटर को लिखा जाता है एफसीसी ना। तो इसने क्या लिख दिया, फेज सेंटर्ड, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेज सेंटर्ड हम कोई भी क्रिस्टल बना सकते हैं यूनिट सेल, हमने ऐसे बना लिया, ये हमारे पास फेज सेंटर्ड है। तो ये देखिए दिस दिस दिस, तो कार्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे निश्चित रूप से भाई, कार्नर पर तो होना ही होना है। तो ये हमने कार्नर पर एटम कर दिया, कार्नर पर एटम कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी हमने कर दिया एटम कार्नर पर, दिस 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 दिस, फिर यहाँ पर क्या दिस।
तो आप क्या कर रहे हैं कि द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स पर यूनिट सेल। तो अब फेस सेंटर्ड का मतलब इस फेस पर होगा, फिर ऊपर वाले फेस पर होगा, फिर राइट साइड वाले फेस पर, फिर नीचे फेस पर, फिर बैक वाले फेस पर, फिर अपने वाले फेस पर ना, ठीक है। हाँ यही है ना। तो भाई देखिए जो कार्नर पर रखे गए हैं वो इसको कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8, सारे 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैसे निकाला जाए, हम बता चुके हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताइए भाई, इज इक्वल टू 8 इंटू 1/8। क्यों ऐसा हुआ, चूंकि कार्नर पर कितने एटम हैं 8, और एक एटम इस यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/2 क्यों, चूंकि 6 पेसेस हैं, और एक इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/2, इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 ना। तो ये वैल्यू हुई 1 प्लस ये 2 का 3 से, तो 1 + 3 बराबर क्या हुआ 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग बहुत मन से करिएगा। एक और प्रश्न है नेक्स्ट, उसमें कलर की बात की गई है कि अगर किसी भी क्रिस्टल का कलर ऐसा दिखाई देता है तो किसके कारण है, इसको आगे हम पढ़ाएंगे भी। तो चलिए क्वेश्चन उसका कर लेते हैं। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड एल्कली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द अपीयरेंस ऑफ कलर, द अपीयरेंस APPEARAN, the appearance of color in solid alkali metals, in solid alkali metal halides, solid alkali metal halides is generally due to, is generally GENERA is generally due to, चार ऑप्शन, is generally due to चार ऑप्शन। पहले नंबर पे एफ सेंटर, पहले नंबर पे एफ सेंटर FENCA एफ सेंटर, बी नंबर पे शॉर्टी डिफेक्ट, फिर सी नंबर पे फ्रेंकल डिफेक्ट, फिर डी नंबर पे, चौथे नंबर पे इंटरस्टिशियल पोजीशंस INTERES इंटरस्टिशियल पोजीशंस। तो देखिए भाई, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन एल्कली मेटल हैलाइड, इनकेली मेटल हैलाइड का मतलब जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये एल्कली मेटल हैलाइड जो हैं ये कलर क्यों होते हैं, इनका कलर क्यों दिखाई देता है, तो इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन चूंकि जिक्र हो रहा था, अच्छा प्रश्न है। तो एल्कली मेटल हैलाइड का जो कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर, एफ का मतलब फारबेंजर, एफ का मतलब FARBEN फारबेंजर, FARBENTENZER फारबेंजर, यहाँ टी साइलेंट हो जाता है तो फारबेंजर पढ़ा जाता है। तो एफ सेंटर का मतलब फारबेंजर का मतलब कलर, COLOR कलर सेंटर, एफ सेंटर का मतलब फारबेंजर का मतलब कलर सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न किया जाए कि इन बॉडी सेंटर लिखिए फॉर आर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट प्रश्न, फॉर आर्थोरोम्बिक सिस्टम, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, for orthorhombic system the axial ratio are, for orthorhombic system the axial ratio are a is not equal to b, not equal to c, then the axial ratio will be, then axial angles will be, then axial angles will be, चार ऑप्शन, then axial angles will be a नंबर अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। चलिए बी नंबर पर ए बराबर बी बराबर गामा बराबर 90। फिर सी नंबर पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। और डी नंबर पर है अल्फा बराबर 90 और बीटा बराबर 120, गामा बराबर 90। चार ऑप्शन हैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के लिए जो एक्सियल रेशियो हैं। एक्सियल रेशियो का मतलब, एक्सियल रेशियो का मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब उनकी जो लेंथ है जिसको हम एज लेंथ भी कहते हैं। भाई हमने आपको बताया था CTO MT HR, यही तो बताया था ना। क्यूबिक, क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल के बाद आर्थोरोम्बिक, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल। तो देखिए आर्थोरोम्बिक आपसे पूछ रहा है, आर्थोरोम्बिक, तो आर्थोरोम्बिक के लिए मैंने क्या बताया था, A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। लेकिन इन तीनों में मैंने कहा था कि एक ही बात चलेगी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 99 इक्वल टू 90। तीनों में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90। तो देखिए कौन सा है, इनका एक्सियल एंगल के बारे में क्या सकते हैं, क्या सही है। तो एक्सियल एंगल अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, इसमें सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन है। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरीके से एक और, मोस्ट क्रिस्टल सो गुड क्लीवेज, चार ऑप्शन। आइए एक और अच्छा प्रश्न है इसी तरह का, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न है, मोस्ट क्रिस्टल सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मोस्ट क्रिस्टल्स सो, मोस्ट क्रिस्टल्स सो गुड क्लीवेज, most crystals show good cleavage because their atoms good cleavage, CLEAVAG। तो most crystals show good cleavage because their atoms, because their atoms ions and molecules, because their atoms ions and molecules are present, molecules are चार ऑप्शन, molecules are चार ऑप्शन। ए नंबर पे सबसे पहले नंबर पे वीकली बॉन्डेड टुगेदर, वीकली WEAKLY, वीकली बॉन्डेड टुगेदर, वीकली बॉन्डेड टुगेदर। बी नंबर पे बताइए स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रांगली बॉन्डेड
स्ट्रांगली बॉन्डेड, इसकी लाइन में लिख दें, स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर। तीसरे नंबर पे स्फेरिकली सिमेट्रिकल, स्फेरिकली, SPHERICALLY, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, SYAME, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और डी नंबर पर आप लिखिए अरेंज्ड इन प्लेन्स, अरेंज्ड इन प्लेन्स, ARRANGD, अरेंज्ड इन प्लेन्स, अरेंज्ड इन प्लेन्स। देखिए भाई, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज, गुड क्लीवेज का मतलब उनको बहुत अच्छे ढंग से काटा जा सकता है, उनको बहुत अच्छे, क्लीवेज का मतलब कट, उनको कट किया जा सकता है, बहुत शार्प कट देते हैं वो। मतलब जब आप कटिंग करेंगे, मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक आर्डर मैनर में अरेंज हैं, ऐसे 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 अरेंज हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक आर्डर मैनर में अरेंज हैं, तो आप इसको क्लीवेज करिए। तो अगर आपने ऐसे क्लीवेज किया तो बिल्कुल शार्प आएगा। आप अगर ऐसे भी क्लीवेज करेंगे तो आधा पोर्शन ऊपर, इसका आधा पोर्शन नीचे, तो शार्प कटिंग आएगी ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका गुड क्लीवेज होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, CRYSTALLINE, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो क्लीवेज होता है वो बहुत शार्प होता है, शार्प। क्यों ऐसा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बिकॉज ऑफ ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए भाई, क्यों उनको बहुत आसानी से काटा जा सकता है, बहुत शार्प क्लीवेज होता है। मतलब कोई भी क्रिस्टल है, अगर हम मान लें कि ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है और इसको हमको क्लीवेज करना है, देखिए भाई, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक क्यूबिक यूनिट सेल है। क्यूबिक यूनिट सेल में ये कह रहे हैं कि इसको क्लीवेज करना है, इसको काटना है। तो ये शार्प कब कर सकता है? शार्प तभी कर सकता है कि जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हो। तो आप अगर इसके ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हो, इसको आप कट करेंगे बिल्कुल इसकी तरह। तो यहाँ से आप कट करेंगे तो बिल्कुल इधर का पोर्शन एक बराबर कटेगा। आप यहाँ से कट करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर एग्जैक्ट नीचे वाले पोर्शन के बराबर हो जाएगा ना। तो शार्प अगर क्लीवेज है तो आप जान जाइए कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर शार्प क्लीवेज नहीं है तो आप जान जाइए कि वो एमार्फस सॉलिड है, AMORPHOE, वो एमार्फस सॉलिड है। ओके, तो भाई चलिए, तो गुड क्लीवेज क्यों दिखाता है? वीकली बॉन्डेड टुगेदर, नहीं ऐसा तो नहीं है। स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, नहीं ऐसा भी नहीं है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल, नहीं। अरेंज इन प्लेन्स, वो प्लेन में होते हैं, रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, तो इसलिए इनका गुड क्लीवेज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी सही। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं सारे प्रश्न। एक प्रश्न और देखिए इसी तरीके से, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, क्वेश्चन, the number of atoms, the number of atoms, the number of atoms contained, the number of atoms, the number of atoms, the number of atoms, the number of atoms contained in a base or end centered, base or end centered, base or BASE, base or end centered unit cell, base or end centered unit cell, A option। The number of atoms contained in a base or
इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। 4 ऑप्शन। चलिए भाई, बेस आर इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पहले नंबर पे 4, बी नंबर, दूसरे नंबर पे 6, सी नंबर पे 3 और डी नंबर में 2। चलिए बताइए कौन बताएगा जल्दी से ऑप्शन इसका? बिल्कुल राइट ऑप्शन, जल्दी से बताइए भाई। नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन ए बेस आर इंड सेंटर्ड। तो बेस या इंड सेंटर्ड कौन से यूनिट सेल होते हैं? ये वो यूनिट सेल होते हैं जिसमें एटम कॉर्नर पर तो हो, इसके अलावा किसी दो अपोजिट फेजेस पे हो। तो दो अपोजिट फेजेस का मतलब हमने बना लिया, ये देखिए हमने फटाफट इसको बना लिया, दिस 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 दिस, ये बना लिया ना। अब बनाने के बाद एटम कहाँ होंगे? एटम कॉर्नर पर होंगे, इसके अलावा ये कॉर्नर पर हमने रख दिया, फिर ये कॉर्नर पर हमने रख दिया, यहाँ पर हमने रख दिया दिस। इसके अलावा भाई इन बेस आर इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड का मतलब एट द टू अपोजिट फेजेस, एट द टू अपोजिट फेजेस, OPPOSIT, अपोजिट फेजेस, एट द टू अपोजिट फेजेस, दो अपोजिट फेज पर उनको रखा जाए। तो ये अपोजिट फेज हमने एक मान लिया और एक नीचे वाला अपोजिट फेज मान लिया, यही दोनों अपोजिट फेज है, मान लिया। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट से निकाला जाए। तो ये जो कॉर्नर पर रखे गए एटम है, इसको कितना कोऑर्डिनेट करेगा? ये एटम इसको कितना 1/8, ये एटम इसको कितना 1/8, ये एटम कितना 1/8, ये कितना 1/8, ये कितना 1/8, ये कितना 1/8, ये कितना 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 8 × 1/8 प्लस ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कितने एटम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है। तो 8 × 1/8 और उसके बाद क्या है? दो अपोजिट फेजेस पर ना, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए भाई, दो है ना, तो एक इस फेज पर रखा गया एटम कितने फेसेस को शेयर करेगा? एक तो इसको करेगा, एक इसके ऊपर वाले को करेगा, मतलब आधा इसको कंट्रीब्यूट करेगा, ये वाला हाफ इसको कंट्रीब्यूट करेगा और आधा ऊपर वाले को कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो इसका मतलब दो एटम है, एक एटम ये और एक एटम ये, और प्रत्येक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/2। तो इससे इसे कट्टम कुट्टम, इससे इसे कट्टम कुट्टम, तो वैल्यू 2, तो वैल्यू 2। तो देखिए भाई हमारे पास ऑप्शन 2 आया। तो अब इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए? 2 आए। तो ए में 4, बी में 6, सी में 3, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप घबराइएगा नहीं, आप बहुत इत्मीनान से निकालिएगा। इसी तरीके से एक प्रश्न और लिख लीजिए, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नेक्स्ट प्रश्न एक और लिख लीजिए, एक प्रश्न और, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SIMPLE, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए भाई ऑप्शन बना देता हूं, 4 ऑप्शन, इसमें 2, बी नंबर पे 1, सी नंबर पे 4 और डी नंबर पे 3। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक बनाया जाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये बना फटाफट, ये दिस 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 सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर एटम है, यहाँ पर एटम है, फिर यहाँ एटम, यहाँ एटम, फिर यहाँ एटम, दिस एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम। सिंपल क्यूबिक की यही पहचान है ना, सिंपल क्यूबिक की पहचान ये है कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, एटम्स ओनली एट 8 कार्नर्स, 8 कार्नर, CORNERS, 8 कार्नर, 8 कार्नर पर होते हैं। तो देखिए भाई
ये वाला इसको कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, इसी तरीके से सब कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8 ना, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ 1/8, सब 1/8 डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब अब हैं कितने 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू क्या 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ए में 2 है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले हम बता दें कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। थ्योरी के नाम पर आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 कॉर्नर पॉइंट लैटिस, ये कॉर्नर पर रखे गए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 1 कॉर्नर लैटिस पॉइंट, कॉर्नर पर रखे गए लैटिस पॉइंट 1/8 कंट्रीब्यूट करेंगे, फेस पर रखे गए लैटिस पॉइंट 1/2 कंट्रीब्यूट करेंगे, एज पर रखे गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 1/4 करेंगे, बॉडी सेंटर के अंदर रखे गए 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये बातें याद रखने की हैं। और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हमने बताया था, सबकी कोऑर्डिनेट एक्सिस का रिलेशन, सब ने के जो एज लेंथ है उनका रिलेशन, उनके एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। कई बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है किसमें कितने यूनिट सेल हैं, किसमें कितने यूनिट सेल हैं, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो आर्थोरोम्बिक में 4 हैं, याद रखिएगा। तो आज इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले आपको फिर मैं वही परामर्श देता हूँ, वही सलाह देता हूँ कि बार बार लिख के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जितना क्वेश्चन जहाँ पाइए उसको सॉल्व करिए, जितना क्वेश्चन आप करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे। नीट से, जेई से, आईआईटी से, कहीं से भी क्वेश्चन पाइए, नेट से, आप उसको सॉल्व करिए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।